अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जबीरिया ज़ैद। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम आज बात करेंगे बानी पीटीआई इमरान खान साहब की। सवाल यह है कि आखिर इनसे मिलेगा कौन। अब ये फैसला करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, क्योंकि मुलाकातों पर भी एक तनाज़ा खड़ा होने लगा था। उम्मीद है कि कमेटी जो फैसला करेगी उसके बाद ये मामला मुतनाज़ा नहीं रहेगा। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा के दरमियान तलखियाँ भी मज़ीद बढ़ने लगी हैं। शेर अफजल मरवत ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया पार्टी में मौजूद लोगों को। सवाल ये होगा कि कमेटी बनाने की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या इस कमेटी के बनने के बाद मसाइल कुछ कम हो जाएंगे? क्या मुलाकातों का इशू मुतनाज़ा नहीं बनेगा? अपने पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। आज की दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन जिसका आगाज़ हो चुका है। इस कन्वेंशन का मकसद मुल्की मईशत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार को सराहना है। इस कन्वेंशन में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। इसके साथ साथ खुशखबरी ये भी है कि जो पाकिस्तानी तरसीलात ज़र है उन्होंने साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और 1 माह में $4 अरब मौसूल हो गए हैं। सवाल ये होगा कि इस कन्वेंशन का आखिर कितना फ़ायदा होगा और इसके साथ साथ जो तरसीलात में इजाफा हुआ है पाकिस्तानी मईशत में कितना मुस्बत किरदार अदा करेगा ये। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइन में अपने अल्फाज शामिल नहीं किए जा सकते। ये मामला है क्या और आखिर ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अपने पैनल की राय इस पर जानेंगे। आपको पैनल से तारुफ़ करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। नसीर वागद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और आमिर खाकवानी साहब भी आज की गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगे। सबसे पहले आदिल साहब, बानी पीटीआई से अब मिलेगा कौन, इस पे भी एक कमेटी बनाई जाएगी। आपको लगता है कि कमेटी बन जाने के बाद भी कमेटी के पास ये राइट्स होंगे, अथॉरिटी होगी कि फैसले करें? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये जो तहरीक इंसाफ के मसाइल हैं ये हल होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इमरान खान की आदत से वाकिफ़ हैं और वो एक दूसरे से भी खौफज़दा हैं। इनको डर लगा रहता है कि अगर उनकी मुलाकात इमरान खान से ना हुई और किसी और की मुलाकात इमरान खान से हो गई तो वो न जाने उनके हवाले से क्या ऐसी बात कह दें इमरान खान को जिसके बाद उनके लिए पार्टी में मुश्किलात बढ़ जाएं। तो यही बुनियादी वजह है कि ये सारे एक कोशिश करते हैं कि एक उसका पत्ता साफ़ कर दिया जाए या उसके ख़िलाफ़ साजिश की जाए या उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जो है वो इमरान खान से किया जाए ताकि उनके रास्ते से वो हट जाए। अब एक कमेटी तो बननी थी, लेकिन अभी तर्जुमान जो इमरान खान के तर्जुमान हैं उन्होंने एक जेलर को जो है वो एक 6 रुकनी जो वकला का वफ़द है वो कल मुलाकात करेगा, एक उसकी एक लिस्ट उन्होंने आज दी है। देखते हैं कि कल किस किस को जो है वो जेल में जाने की इजाज़त जो है वो मिलती है। उसमें बैरिस्टर गौहर भी हैं और उसमें सलमान अकरम राजा भी हैं जो ऑलरेडी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर चुके हैं। सलमान अकरम राजा की कोशिश होती है कि जो भी हो उनकी मर्ज़ी से हो, हालांकि वो जनरल सेक्रेटरी हैं और उन्होंने चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो है या उनके ऊपर अदम तहफ़्फ़ुज़ जिसे कहते हैं कि वो किया है। तो अब अगर कल बैरिस्टर गौहर को इजाज़त मिल गई और सलमान अकरम राजा को ना मिली तो यकीनी तौर पे जो गलत फहमियाँ आ रही हैं उसमें मज़ीद इजाफा होगा। फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ होंगी कि शायद वो किसके कहने पर या किसकी मंशा से जो है वो जेल के अंदर इमरान खान से मिले हैं। तो ये मसाइल जो है वो तहरीक इंसाफ के पहले भी थे, अब भी हैं। इसमें बुनियादी तौर पर जो रोल अदा करता है वो लीडर अदा करता है, उसको चीज़ों को जो है वो मैनेज करना चाहिए। गो के वो जेल के अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म वही करवा सकते हैं। पार्टी के लोग सिर्फ उन्हीं की बात सुनते हैं, वो एक दूसरे की नहीं सुनते। वो एक दूसरे की कोशिश करते हैं कि जड़ें काटी जाएं, उनका जो है वो पार्टी के अंदर जो है अपनी पोजीशन जो है ठीक है, अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। नसीर वागद साहब, आपको लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसले मसाइल हैं वो हल होंगे? अब ये पार्टी बनी, एक कमेटी बन रही है जो कि फैसला करेगी कौन मिलेगा बानी पीछे से है, कौन नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि इसके बाद मजीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी? ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो कहते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति। पीटीआई में लोग ये समझते हैं कि जो इमरान खान से मुलाकात कर लेता है पता नहीं उसको कोई सुरखाब के पर लग जाते हैं। इशू ये है कि जेल के कवानीन के मुताबिक कोई भी शख्स उस वक्त तक उस कैदी से मुलाकात नहीं कर सकता जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। ये मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ सूरत हाल थोड़ी सी इसलिए डिफरेंट है कि यहाँ 2 जगहों से इजाज़त चाहिए, बानी पीटीआई से भी
और हुकूमत से भी। हुकूमत भी जिसको चाहती है इजाज़त देती है अंदर जाने की, और उसके बाद अगली जो छाननी है वो पीटीआई के बानी की तरफ से लग जाती है कि जी मैंने इसको मिलना है, इसको मैंने नहीं मिलना। ये बड़ी एक अजीबो गरीब और खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई है। बाकी सारी जगह चीज़ें जो भी इमरान खान में बहुत अच्छी होंगी, लेकिन जो सबसे एक बड़ा मसला है उनमें है, ये मैं हम पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि वो कानों के बहुत कच्चे हैं। यही वजह है जिस वजह से ये इस वक्त जितने मसाइल पीटीआई में आ रहे हैं, जो जाके जो बात करता है बानी पीटीआई कहते हैं हाँ ये बात बिल्कुल सही है, जो मुझे पिछले हफ्ते मिलके गया था वो गलत बात करके गया था। और यही एक प्रॉब्लम आ रहा है कि कोई एक प्रॉपर बातचीत सामने नहीं आ रही, कोई रोड मैप पीटीआई का सामने नहीं आ रहा। उनके अपने लोग इतने परेशान हैं कि आज मुलाकात में कोई बात हो रही होती है, कल कोई और मुलाकात हो रही है, फोकल पर्सन कभी कोई बन जाता है, कभी किसी को कोई ओहदा मिल जाता है। अब इन चीज़ों ने दरअसल अंदरूनी तौर पर पीटीआई को बहुत शदीद नुकसान जो है वो पहुंचाया है, जिसकी वजह से पार्टी जो है ना वो उसके अंदर ना एक अजीब लड़खड़ाहट का शिकार है। एक ट्रैक पे पार्टी नहीं जा रही। तो बात सिर्फ ये है कि अब जो नई कमेटी बनी है, मेरे ख्याल के मुताबिक जो मुझे पता चला है कि जी 3 जो उनके लोग हैं, फोकल पर्सन हैं, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकम राजा और इंतज़ार पचोता, ये 3 फोकल पर्सन हैं जो ये फैसला करेंगे कि कौन जाएगा। और भाई वो तो खुद आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, वो कहते हैं मैंने जाना है, वो कहते हैं मैंने जाना है, तो वो कैसे फैसला करेंगे कि किसने जाना है। अब ये एक लिस्ट तैयार करेंगे जो कि अडयाला जेल इंतज़ामिया को दी जाएगी, जिसके बाद लोगों की फहरिस्त अप्रूव होगी, और फिर बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर वो अप्रूव नहीं हो सकती। ये मैं आपको कानूनी बात बता रहा हूं जेल रूल्स के मुताबिक। इसका मतलब क्या है, ये समझ लें पीटीआई वाले कि फिर होती मुलाकात उसी की है जिसकी इमरान खान चाहता है। जेल इंतजामिया अपनी मर्जी से जबरदस्ती इमरान खान से किसी शख्स को मुलाकात नहीं करवा सकते। मुलाकात रोकना तो जरूर है, जेल इंतजामिया रोक तो सकती है कि हुकूमत ने इसकी इजाजत नहीं दी हुई, लेकिन आगे अगर बानी पीटीआई की मर्जी होगी तो मुलाकात होगी। और यही प्रॉब्लम है। अगर मर्जी खाकवानी साहब बानी पीटीआई की चलनी है तो फिर ये कमेटी बनाने की आखिर क्या जरूरत पेश आई, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी? देखिए आप इसी तरह जानती हैं कि बानी पीटीआई की कितनी मर्जी चल रही है। ये जो वागा साहब ने कहा वो बात उन्होंने दुरुस्त की। असूली और कानूनी पॉइंट तो यही है, यही पोजीशन है कानूनी तौर पे कि भाई आप जबरदस्ती से दायरे मुलाकात नहीं कराई जाती। लेकिन असल में होता ही है ना कि ये जो लोग मिलने वाले हैं, जो उनके पार्टी रहनुमा हैं, उनसे खान साहब मिलने से इनकार क्यों करेंगे? वो सारे 5-7 या जितने लोग भी हैं वो भी सारे मिलना ही चाह रहे हैं। पार्टी के लीडर हैं, एम लीडर हैं, वकील हैं, जो हैं, तो वो उसमें नहीं है। बात ये है, देखिए एक चीज तो ये नजर आती है जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे में कि थोड़ा सा हुकूमत भी, इंतजामिया भी खान साहब को तंग करती है। अहम मौकों पे उनको मुशावरत की इजाजत नहीं मिलती। मौका जब किसी खास मामले में लोगों ने मशवरा करना हो, ऐसा मशवरा जो तहरीक इंसाफ को सूट करता हो, ऐसा मशवरा जो हुकूमत को सूट करता हो, फिर तो आधी रात को भी अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, हम देखते ही हैं, तब मुलाकातें हो जाती हैं। लेकिन जो पार्टी को सूट करता हो, पार्टी ने डिसीजन लेना हो, तब मुलाकातें उनकी मखसूस लोगों से कराई जाती है, मखसूस से नहीं कराई जाती। थोड़ा सा तंग किया जाता है उसमें, और इसमें जेल सुप्रीडेंट या जेल इंतजामिया का कोई कसूर नहीं है। हम सब जानते हैं कि उन पर कितना दबाव होगा और वो बेचारे कितना इख्तियार उनके पास होगा। वो मुकम्मल पे इख्तियार होते हैं। आमतौर पे जेल सुप्रीडेंट जो है पॉलिटिकल रहनुमाओं के वाले में बहुत कोऑपरेट करते हैं। यूसुफ गिलानी साहब ने कई साल जेल काटी, जावेद हाशमी साहब ने कई साल जेल काटी, सरदारी साहब एक लंबा अर्सा रहे। तो ये लोग जो मुलाकातों के लिए आते थे वहाँ बड़ी ही एक उनको खुला एक माहौल होता था। और बल्कि जब हाशमी साहब से जो लोग मुलाकात के लिए जाते थे, गालमान सो जब रात दिन था तो कहते थे बड़ा सारा कमरा होता था, एक दरबार लगा होता था। हाशमी साहब से मिलने मुतअद्दिद लोग बजट वक्त में मौजूद होते थे, खाने लेके आते और सब चीजें आती है। यही गिलानी साहब का मामला था और लोगों का मामला था। खान साहब का मामला बिल्कुल और है, क्योंकि उनको बाजू का सजा देना या तंग करना भी एक वो भी अपने हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो मसाइल हैं वो चल रहे होते हैं अपने। तो बहरहाल लेकिन तहरीक इंसाफ को इस मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि उनका एक बदनुमा सा एक बहुत बुरा सा बैड टेस्ट पैदा हो रहा है, बुरा तासुर बन रहा है कि जब ये पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल एक के खिलाफ बयान देंगे। तासुर उभर रहा है आदिल साहब, या ये तासुर बन चुका है? देखिए, तासुर बनाने में पार्टी का अपना रोल है। इसमें ये मामला अफ़वाम व तफ़हीम से भी हल हो सकता है।
लेकिन मसला यह है कि आपको एक दूसरे, आप पे ट्रस्ट ही नहीं है किसी को, ना बानी पीटीआई को अपने लोगों पर है, ना जो उनके कारकुन हैं, जो लीडर हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर है। जब आप में ट्रस्ट ही नहीं होगा तो फिर ये बदगुमानियां तो पैदा होंगी। माजी के मैंने खुद जब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है डयाला जेल में बंद थी तो कोई पाबंदी नहीं थी, यानी कि बल्क में लोग जाते थे अंदर, दोनों जो है वो बैठे होते थे और उसमें उनके पॉलिटिकल जो रहनुमा है वो भी जाते थे और हमारे जैसे जर्नलिस्ट भी जो है वहाँ पर जाकर मियाँ साहब से जो है वो गपशप लगा कर तो वापस आ जाते। तो कोई इस किस्म की सूरत हाल नहीं थी, या तो मियाँ साहब की तरफ से कोई ऐसा कदगन नहीं था कि किसने आना है किसने नहीं आना है। जब मुलाकात का दिन होता था तो वो ओपन डे होता था, जो जा सकता था वो चला जाता था, कोई पाबंदी नहीं थी किसी तरह की। लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल ही बड़ी अजीबो गरीब सी है कि पार्टी का चेयरमैन मिलता है तो जनरल सेक्रेटरी जो है उस पर इल्जाम तराशी शुरू कर देता है। पार्टी का सीनियर जो सेनेटर जो है वो अली जफर मिलता है तो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मसला बैरूनी नहीं है, हुकूमत की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, ये आपस के इख्तिलाफात हैं जिनकी वजह से मसले पड़ रहे हैं। देखिए, हुकूमत की तरफ से किसी हद तक पाबंदियां तो जरूर हैं, यानी कि वो जब चाहते हैं जिस वक्त चाहते हैं उस तरह की मुलाकात नहीं होती या उस तरह के माहौल में नहीं होती। लेकिन जो चीजें पार्टी के अपने कंट्रोल में है या बानी के अपने कंट्रोल में है उसको तो आप तय कर सकते हैं ना। बानी पीटीआई अगर चाहें कि वो ये कहें कि मैंने फलाने शख्स से मिलना है और फलाने से नहीं मिलना, तो इसमें जेल इंतजामिया का तो कोई कसूर नहीं है, या बाहर बैठे हुए जो उनकी क़यादत है वो एक दूसरे को टागे खींचने में मसरूफ है। तो इसमें तो यकीनी तौर पर जो दूसरी मुखालिफ ग्रुप है या आप स्टैब्लिशमेंट कह लें या जेल इंतजामिया कह लें, जिनकी ख्वाहिश है कि फलाना शख्स जो है वो ना मिले, तो वो तो फिर पार्टी खुद जो है वो इसका जो वो कर रही है। अब आप देखें कि कल अमरीकी जो वफ्द आया हुआ है यहाँ पर, डॉक्टर अमजद ने उनका खाना किया, उसमें आतिफ खान मौजूद थे, पार्टी की बाकी क़यादत जो है उसमें मौजूद नहीं थी। उसके ऊपर जो है वो पार्टी के अंदर एक लड़ाई छिड़ी हुई है कि बाकी जो क़यादत है वो क्यों नहीं जो है अमरीकी वक्त से मिली। यकीनी तौर पे इसमें हो सकता है कि कुछ जो क़यादत है वो जानबूझ के ना मिली हो ताकि वो एस्टैब्लिशमेंट उनसे नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि ये वही लोग हैं अमरीकी जो बात इससे पहले जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पैगामात के ज़रिए जो है वो इमरान खान की हमायत में बोलते रहे। लेकिन अब हमने जो उनका यहाँ पर रवैया देखा वो बिल्कुल कतई तौर पर मुख्तलिफ है। तो ये असल चीज़ ये है कि पार्टी पहले अपने आप को स्ट्रीमलाइन करे, फिर किसी और पर इल्जाम तराशी करे। ठीक है वाक़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपने तमाम तीर जो है वो खेल चुकी है और अब ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक कन्फ्यूजन का नतीजा है? देखिए, पीटीआई के पास अभी बहुत सारे तीर मौजूद हैं और ऐसी कोई कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन नहीं है। मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बताने लगा हूँ, जो भी अभी आदिल साहब जैसे बता रहे थे, इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं जब कोट लखपत जेल में जाया करता था, जब हाशमी साहब वहाँ होते थे, इवन जब मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बाकी लोग भी रहे, तो वहाँ यकीन करें कि एक मिनी जलसे का समा होता था। ये सारे मसाइल पता है क्यों पेश आ रहे हैं इमरान खान को? वहाँ मुलाकात करने वालों की तादाद बड़ी लिमिटेड है और हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही। मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि इमरान खान की जानिब से किसी पर कोई पाबंदी नहीं है कि जी ये शख्स मुझे नहीं मिल सकता। ये कैसे मुमकिन है कि किसी पार्टी का सरबराह अपने किसी एक आम वर्कर से भी कह दे कि जी वो मुझे जेल में मिलने ना आए? ये बात मुमकिन नहीं है। असल मसला ये है कि हुकूमत पंजाब जो परमिशन देती है, भाई जेल इंतजामिया तो आप बात भूल जाए। सुपरिटेंडेंट जेल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं आज उनको कॉल करूं, मैंने इमरान खान को मिलना, तो उन्होंने कहना यार आप दीवाने तो नहीं हो गए, मैं कैसे आपको मिलवा सकता हूं जब तक ऊपर से मुझे इजाजत ना आए। तो इमरान खान की मुलाकात की इजाजत ऊपर से आती है, इमरान खान तो बाद में उसको वेट करता है कि मैंने किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना। वो तादाद ही इतनी कम होती है तो जाहिर है वहां मसाइल पैदा होते हैं। जिन लोगों ने जाना होता है, आप कई दफा देखें, आपको कई खबरें मिलती हैं कि सलमान अकरम राजा को रोक दिया गया। और भाई वो कैसे रोक दिया गया? क्या बानी पीटीआई ने उससे मिलने से इनकार कर दिया है? नहीं। बैरिस्टर गौर से किसने इनकार किया है? नियाजी से किसने इनकार किया है? पजोता से किसने? ये कैसे मुमकिन है? मसला सिर्फ एक है,
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो अप्रूवल देगी उन लोगों की मुलाकात होगी। मैं बड़ी क्लियर आपको बात बता रहा हूं, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं महकमा जेल खाना जात में। मैंने शायद उनको कहा भी हो, लेकिन उन्होंने कहा जी ये तो मुमकिन ही नहीं है, अप्रूवल्स तो बहुत ऊपर से नहीं, बहुत ऊपर से आती हैं, फिर जाके लोगों की मुलाकातें होती हैं। तो फिर मतलब हम ये ठीक है, अप्रूवल ऊपर से आते हैं तो जारी रहेगी। फिर काकवानी साहब, यानी जो गिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, किसी हद तक सदाकत है उसमें? बिल्कुल है जी। देखें, सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान में हर अपोजिशन जमात जो गिले करती है तो कुछ ना कुछ सदाकत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ये असूल है कि अपोजिशन जमातों को रगड़ा दिया जाए। हम लोग चूंकि जमहूरियत का नाम लेते हैं, लेकिन जमहूरियत में आज़ादी या सियासी जमातों की उसकी अहमियत और हैसियत के लिए हम तैयार नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली। ये बहुत ही एक नापसंदा बात है। मेरा ख्याल है इस मसले को हल करना चाहिए। कोई भी बंदा खान साहब से अगर मिले तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। जिससे मैंने कहा ना, माजी में उन सब लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लें। यूसुफ गिलानी साहब की किताब है, जावेद हाशमी साहब की किताब है, और और लोगों ने भी जेलें काटी हैं, सब लोगों ने अपनी किताबें लिखी हैं कि लोग उनसे मिलने जाते रहे, सियासी कारकुन मिलने जाते थे और बहुत ज्यादा जाते थे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें लोगों उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ये तो वो लोग थे जिनके बता रहा हूँ जो सजा याफ्ता थी, जिनकी बाकायदा सजाएं हो गई। मतलब हाशमी साहब को तो सजा हुई ना बाकायदा, दूसरा गिलानी साहब को भी यही मामला है। तो अभी खान साहब के तो मामला अभी केसेस अभी अदालतों में चल रहे हैं, और कई केसेस में जहां उनको लोअर कोर्ट से सजाएं हुई है, हाई कोर्ट से उनको बरी किया गया उनको। तो मेरा ख्याल है हमें हुकूमत को एक कुशादा दिल्ली का मुजाहरा करना चाहिए, और जेल इंतजामिया को भी, और खान साहब हर एक बड़ी पार्टी के एक बड़े लीडर हैं, इनको भी दोनों तरफ उनको भी चाहिए, तहरीक इंसाफ वालों को भी खामखा चीजों को ज्यादा तलखी की तरफ ना लेके जाए, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि मतलब इन मामलों में तो कुशादा दिल्ली खुलेपन का मुजाहरा करे। तो ये एक अच्छा एक असर पड़ेगा, उससे सियासी टेम्परेचर भी कम होता है, और अपोजिशन को कूल रखना चाहिए। हुकूमत के हक में यही जाता है, हुकूमतों को यही सूट करता है। ठीक है, इस चंक को कंक्लूड करते हैं, और शॉर्ट आंसर मैं आपसे लेना चाहूँगी। आदिल साहब, बानी पीटीआई जेल में है, मुलाकात कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये तो फैसला अब कमेटी बकौल उनके के कमेटी ये फैसला करेगी, लेकिन बानी पीटीआई की जो रिहाई है, क्या आपको ये मुमकिन नज़र आ रही है, या रिहाई में रुकावट कौन है? रुकावट में उनका अपना रवैया है, वो रवैया ठीक कर लेंगे, चीज़ों की स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएंगी। सोशल मीडिया ब्रिगेड उनकी जिस तरह से वो ट्रोलिंग करती है वो बंद हो जाएगी, तो मामला बेहतर हो जाएंगे। तो वो चीज़ें तो उन्होंने खुद ही ठीक है। आपका जवाब आ गया। वाक़ई साहब, आपको भी लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो उनकी रिहाई में बड़ी रुकावट है? आदिल साहब के जवाब से तो फिर ये लगता है कि फिर जो अदालतों ने उनको सजाएं दी हुई हैं और जिस वजह से उनको अंदर रखा हुआ है, तो फिर तो इसका मतलब वो बिल्कुल गलत हैं। फिर तो सोशल मीडिया ने उनको अंदर रखा हुआ है, जो उनका अपना सोशल मीडिया है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब पर नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था, बाद में उन्हीं अदालतों ने बरी कर दिया ना उनको। जी बिल्कुल, आप ठीक, मैं तो इनको बरी कर दें ना फिर अदालतें, या तो बरी होने के बाद उनको फिर सोशल मीडिया की वजह से अंदर रखें तो चलें, फिर तो बात बनती है। अभी तो वो अभी तो अंडर ट्रायल है, वो उनका जब ट्रायल खत्म होगा तो वो जेल से बाहर आएंगे ना। सोशल मीडिया तो ठीक है, हालात जरूर खराब कर रहा होगा, लेकिन बानी पीटीआई की रिहाई ना होने की वजह जाहिर है अदालतों में, कोर्ट ऑफ लॉ में उनके केसेस चल रहे हैं, और बाकायदा अदालतों और जजेस के हुक्म के मुताबिक ही कोई शख्स जेल में। चलें, आपका पॉइंट आ गया। काकवानी साहब, आपको क्या लगता है, बड़ी रुकावट क्या है उनकी रिहाई में? देखिए, अदालतों में केसेस, रिहाई से मुराद ये तो नहीं ना कि केसेस खत्म हो गए। रिहाई से मुराद तो अब हम जमानत पे रिहाई ले रहे हैं ना, तो जमानत पे अगर किसी को रिहा कर दिया जाता है तो मतलब ये तो नहीं केसेस खत्म हो जाएंगे। केसेस अदालतों में चलते रहेंगे, जब उन पे सजाएं या फाइनल जो वर्डिक्ट है वो एक अलग बात है। तो जमानत पे रिहा तो किया जा सकता है, बल्कि यहाँ तो ये मामला है कि जहाँ जहाँ अदालतों ने, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जहाँ जहाँ जमानत दी है तो इनको रिहा किए, हुकूमत ने नए केसेस बना के इनको रोका है वो रिहा होने से। तो असल बात है, जहां तक मेरा ख्याल असल सवाल ये है कि क्या इनकी सवाल से डील होगी या नहीं होगी। मुझे लगता है कि मामला चल रहे हैं और हो सकता है, और उसमें सोशल मीडिया ही भरा रुकावट है। अगर मामला वो थोड़ा सा कूल हो जाए, ये सारे जो ठीक है, बैकडोर आपको लगता है मामला चल रहे हैं, और अगर मामला बेहतर हो जाते हैं तो फिर रिहाई मुमकिन भी हो सकती है अगर डील हो जाती है। तो नाज़रीन, ब्रेक पे जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक खुशखबरी आपको देंगे, तरसीलात ज़र के हवाले से। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन हो रही है और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि इसका जो मकसद है वो मुल्की मईशत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार को सराहना है। साथ ही साथ खुशखबरी ये है कि जो पाकिस्तानी तरसीलात ज़र हैं उसने तमाम तर पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक माह में $4 अरब मौसूल हुए हैं। इस तरह मुल्की तारीख में पहली बार रवा माली साल के 9 माह में तरसीलात ज़र $28 अरब की सतह अबूर कर गए हैं। वागा साहब, इस चंग का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। बताइएगा कि जो 3 रोज़ा पाकिस्तानी कन्वेंशन हो रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन, कितनी फ़ायदेमंद होगी और ये जो तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, कितना फ़ायदा होगा इससे मुल्क को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपने पाकिस्तान में बुलाया है, क्या आपने उनको वोट का हक दिया है? जिस मुल्क के अंदर आप उनको हाथ पैर जोड़ कर कह रहे हैं कि खुदारा इसीलिए बुलाया ना कि आप हमें वहाँ से डॉलर्स भेजें, ज़र मुबादला भेजें, ताकि हमारा मुल्क जो है वो मजबूत हो। कराची में कल गवर्नर स्टेट बैंक ने ये जो अभी आपने सारे फिगर बताए हैं, ये उन्हीं के फिगर बताए हुए हैं ना कि मार्च में $4 बिलियन भेजा है ज़र मुबादला, $14 अरब के ज़खायर हो जाएंगे जून तक और तरसीलात ज़र जो है $38 अरब तक पहुंच जाएंगी। लेकिन आखिर में उन्होंने पता क्या कहा है? अफसोसनाक खबर, अगले महीने से इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी। मुझे ये बताइए कि ये सारा कुछ तो आप ले आए, इतना ज़र मुबादला भी आ गया, डॉलर भी आ गए, आप मजबूत भी हो गए, तो एक आम आदमी फिर महंगाई की चक्की में फंसेगा। तो आप गरीब आदमी को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप अपने मुल्क को के आम आवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं? भाई, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो पाकिस्तान बुला लिया, वजीर आजम साहब कहाँ हैं, वजीर आला पंजाब कहाँ हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो चलें बीमार हैं, बिलावल भुट्टो साहब उनकी तीमारदारी के लिए बैठे हुए हैं, और शहबाज शरीफ साहब लंदन माशाल्लाह बरास्ता बेलारूस पूरे ख़ानदान के हमरा पहले वहाँ पहुँचे, फिर लंदन पहुँचे। अब कल आखिरी दिन है इस अहम तरीन, उनके मुताबिक इस अहम तरीन कॉन्फ्रेंस का कल आखिरी दिन है। कल वो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे। भाई, जिन पाकिस्तानियों को आपने बुलाया है, जब मुल्क का वजीर आज़म ही नहीं है तो फिर सारा वजन आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे ही डाला हुआ है। क्या हमने सारे काम, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था, हमने सारा कुछ फौज के ऊपर ही डाला हुआ है? क्यों भाई? हमारी सिविल हुकूमत का क्या कॉन्फिडेंस नहीं है? लोगों को उन पर एतबार होना चाहिए, एतमाद रखें ताकि लोग सिविल गवर्नमेंट के साथ। ठीक है। एक जानिब बेलारूस का दौरा, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बुलाया हुआ है, कन्वेंशन का इनेकाद किया हुआ है। आदिल साहब, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी मौजूदगी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और जो तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है, आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे? देखिए, हम $1 अरब के लिए IMF के आगे नाक रगड़ रहे हैं, और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका मईशत में बड़ा अहम किरदार है। और कोई भी ओवरसीज़ हो, वो किसी भी मुल्क का हो, भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ओवरसीज़ अब उनके पास आता है डॉलर जो है, वो इंडिया के पास आते हैं। $150 अरब जो है उनका इंडियंस जो है वो भेजता है। तो उनकी मईशत यकीनी तौर पर उसी हिसाब से बहुत बड़ी भी है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत रोल है। यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि जो हमारे ओवरसीज़ है, इसमें जो रेमिटेंस आती हैं वो सबसे ज़्यादा मजदूर तबका जो है वो भेजता है, वो मिडिल ईस्ट से सबसे ज़्यादा आती हैं। और बाकी जो हमने देखा है, अमेरिका है, बरतानिया है, ये और बहुत सारे मुल्क हैं, वहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो सियासत ज़्यादा करते हैं। उनके स्टेक जो है पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है। वो यहाँ पे बैठे हुए लोगों को ओब्लाइज कर ज़रूर करते हैं और उसके फ़ायदे अलग से उठाने की कोशिश करते हैं। अब जो पाकिस्तान आए हुए हैं, यकीनी तौर पर रियासत के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है, वो प्रोपेगेंडा रियासत जो है वो जो गैप है उसको ख़त्म कर सकती है। जो प्रोपेगेंडा है उसका कोई मुतबादल जो है वो दे सकती है, रियासती बयानिया जो है वो बता सकती है। जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है जो हम मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर नेशनलिस्ट जो है वो नहीं है, पाकिस्तानी होने का जो है वो नहीं है मामला। वहाँ पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो पॉलिटिकल जो नफ़रत है वो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो एक तो ये चीज़ है कि हमें जो है बतौर पाकिस्तानी, वो हम किसी भी मुल्क के अंदर हों, हमें जो है वो पाकिस्तान को मुकद्दम रखना चाहिए। हमें
ऐसे प्रोपेगेंडे से जो है वो ग्रेस करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। हाक़ानी साहब, एक तरफ हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वार्निंग दी थी रेमिटेंसेस को लेके, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है मईशत के लिए, कितना बेहतर रहेगा? ज़ाहिर जी बहुत ही अहम है तरसीलात ज़र में इजाफा, और इजाफा हो रहा है। वैसे मेरा ख्याल है मार्च में जो थोड़ा सा ज्यादा हुआ है उसकी वजह शायद ईद भी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि ईद पे जो लोग बाहर है वो अपने अहले खाना को भेजते हैं। अभी आप देखिएगा जब ईद उल अज़हा आएगी उसमें भी इजाफा होगा, लेकिन वैसे ट्रेंड बड़ा है, पिछले एक साल में ही ओवरऑल बड़ा है, और 36 से तो बढ़ के 38 से तो चला गया है, और कोशिश करनी चाहिए ये 40 तक चला जाए। मेरे ख्याल है मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमें ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हुकूमत को कोई बड़ा कोई पैकेज अनाउंस करना चाहिए। पैकेज मींस कि वही जिस तरह वागा साहब ने बात की कि उनके लिए कोई इंसेंटिव्स भी यहाँ पे क्रिएट किए जाए, प्रॉपर इंसेंटिव क्रिएट किए जाए, उनको एतमाद दिया जाए। और मेरा ख्याल है जब ये तहरीक इंसाफ कर रहा है हमेशा से इनका वोट का हक, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी इसकी मुखालिफ नहीं थी। नून लीग का ख्याल था कि हम कोई सीटें मखसूस करेंगे, तो ये आईनी तरामीम तो ये करा चुके हैं, उनमें ये किसी में कर देते या आइंदा कभी किस तरह कर दे। उनके लिए कोई उनके स्टेक्स यानी पाकिस्तान से जब आप इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं और इतने ज्यादा हम खुश होते हैं उनके आने पर, उनकी इन्वेस्टमेंट पर, हम चाहते हैं कि वो अपने अहले खाना को भी भेजे, लेकिन डॉलर तो मुल्क में आए, तो कुछ उनके लिए आप क्रिएट भी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करें ना उनके लिए। उनको बहरहाल एक वो पाकिस्तान के लिए अहम है, पाकिस्तानी है, हमारे ही अपने बच्चे बाहर चले जाके सेटल हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है इस बारे में एक पूरा प्लान बना के देना चाहिए। ठीक है आदिल साहब, अगर हम बात कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है, हम बड़े खुश हैं इससे, तो फिर उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? उन्हें सिफारत खानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, हम देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन सर्विस है वो अभी तक मुयस्सर नहीं है, तो हम उनके लिए फिर क्यों बेहतरी नहीं सोच रहे हैं और उनकी आसानी क्यों नहीं चाह रहे हैं? देखिए, हुकूमत की कोशिश तो है कि इस बार जो है वो उनके जो मसाइल हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर। लिटिगेशंस जो है वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लेके हुआ है। फिर और बहुत सारे मुतालबात हैं। फिर वो जो अवार्ड्स की बात हो रही है कि जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भेजता है उसके लिए अवार्ड जो है वो पाकिस्तान में दिया जाए, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उसकी खिदमात को सराहा जाए यहाँ पर। और बहुत सारा वन विंडो ऑपरेशन की बात हो रही है कि यहाँ पर एक वन विंडो ऑपरेशन ओवरसीज़ के लिए शुरू किया जाए। अब देखें, तजावीज़ आज का मकसद सिर्फ ये था कि जो ओवरसीज़ की तजावीज़ थी वो आ जाएं, उसके बाद फिर हुकूमत देखते हैं कि उनके लिए किस किस्म का पैकेज अनाउंस करती है। जहाँ तक वोट की बात है, ड्यूल नेशनलिटी वाले जो पाकिस्तानी हैं उनके वोट की बात हो रही है, लेकिन मसला ये है, मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो जो बैरून मुल्क हैं उनके पाकिस्तान में स्टेक नहीं है, लेकिन वो सियासत जो है वो पाकिस्तान के जो है वो कर रहे हैं, वहाँ पर पार्टी की सियासत करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी जो है कानूनी जो इसकी जो रुकावटें हैं वो दूर होनी चाहिए। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को समझते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उनके लिए एक साजगार माहौल जो है वो देना चाहिए। हम इन्वेस्टर्स जो बैरूनी इन्वेस्टर्स हैं उनको ओबलाइज करने की बात करते हैं, उनके लिए बहुत सारे जो है वो पैकेज अनाउंस करते हैं। तो हमें अपने पाकिस्तानियों के लिए भी जो है जो जिनके पास जो है पैसे हैं उनको इन्वेस्ट पाकिस्तान में करने के लिए जो है वो एक साजगार माहौल देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये जो 3 दिन का कन्वेंशन है, ये इसका मकसद यही है। आज एक बड़ी शख्सियत की तरफ से इशाइयत भी है, कल भी जो है प्राइम मिनिस्टर ने इशाइयत देना है, इसका फाइनल डे है, उस पर कंक्लूजन हमें नजर आएगा, लामिया नजर आएगा, उससे अंदाजा होगा कि हुकूमत कितनी सीरियस है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ठीक है आदिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। साजगार माहौल की आपने बात की है। वागा साहब, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को साजगार माहौल मुहैया कर दिया जाए तो ये तरसीलात ज़र जो अभी हम कह रहे हैं कि $4 अरब एक माह में मौसूल हो गए हैं, यकीनन इसमें इजाफा होगा और मुल्क को फ़ायदा होगा, और मज़ा तो तब है कि अवाम को इसका फ़ायदा पहुँचे। हाँ, बात ये है कि ये जो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और गैर मुल्की जो पाकिस्तानी हैं जो बैठे हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके मसाइल क्या किसी को पहले पता ही नहीं है कि उनके क्या मसाइल हैं? हर शख्स को जो इस वक्त इक़्तिदार में पहले था आज है, उसको सारी चीज़ों का पता है कि क्या उनके मसाइल हैं और हमने उनके मसाइल किस तरह हल करने हैं। आज मैं आपको एक बात बताऊं, कम लोगों को पता होगा ये, या शायद सारे लोग जानते होंगे, एक पाकिस्तानी अपने घर में अपनी फैमिली को एक साल में 50 लाख रुपए मालियत से ज़्यादा गैर मुल्की करेंसी बदरिया बैंक नहीं भेज सकता।
कैसी अजीब बात है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान हो गया कि भाई इसकी क्या वजह है। मेरे टैक्स लॉयर ने कहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रूल ये है कि अगर वो 50 लाख से ज्यादा भेजेगा तो वो मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाएगा कि जी वो गैर कानूनी पैसा भेज रहा है। और भाई आप जब तक ये लिमिट नहीं बढ़ाएंगे, अनलिमिटेड कर दें, आप उस पर चेक एंड बैलेंस कर दें। खतरा सिर्फ ये है ना कि किसी गैर कानूनी काम के लिए या दहशतगर्दी के लिए, मैं आपको बताऊं ये जो कैप लगा है इसलिए कि ये दहशतगर्दी के लिए पैसा इस्तेमाल ना हो। ओ भाई आप उसके ऊपर चेक यानी आपको चेक एंड बैलेंस लगाना है और आपने आसानियां पैदा करनी है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। नाज़रीन अभी हमें ब्रेक पे जाना है, स्टे विद अस। नाज़रीन जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि आइन में अपने अल्फाज शामिल नहीं किए जा सकते। आदिल साहब, ये मामला किस जानिब जा रहा है और ज़रूरत क्यों पेश आई सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की? देखिए, माजी के बहुत सारे फैसले हैं जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की है। 62(1)(f) का केस का हवाला दिया गया जिसके अंदर जो नाअहली थी वो उसको वन टाइम के बजाय ताहयात कर दी गई। इस तरह से हमने देखा था कि वो तहरीक एतमाद जो पंजाब के अंदर हुई थी उसमें वोट शुमार करना यानी कि आपने जुर्म किया ही नहीं था और उसका जो मेंबर था उसको उसकी सज़ा सुना दी गई और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में उन मेम्बरान की दादरसी भी नहीं की गई। ऐसे बहुत इसके अलावा बहुत सारे फैसले हैं। हमने देखा कि नवाज शरीफ को जो है मंजर से हटाने के लिए जो जस्टिस साकिर निसार की कोर्ट से कई ऐसे फैसले आए जो बुनियादी तौर पर आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ थे, जिसकी बुनियाद पर आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है वो ये रिमार्क्स दिए कि हम अदालती फ़ैसलों के ज़रिए जो है वो आइन को रीराइट नहीं कर सकते या उनमें अल्फाज शामिल नहीं कर सकते। अदालतों को जो फ़ैसले हैं वो किसी पार्टी की पसंद नापसंद पर नहीं होने चाहिए, बुनियादी तौर पर वो आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हमारी अदलिया जो है वो पहले भी पोलिटिसाइज हुई है अपने फ़ैसलों की वजह से और अब जो सूरत हाल है इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला है उसमें वो इस्तदा कबूल की गई जिसके लिए जो है वो तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त ही नहीं दी थी। इसी वजह से अभी तक वो फैसला जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। तो अदालतें अपने फैसले जब तक जो है वो पसंद नापसंद के बजाय कानून और आइन के मुताबिक नहीं करेगी तो उनके जो फैसलों को पजीराई नहीं मिलेगी। उनके जो है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा, जजेस की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्वेश्चन मार्क और अदालती फैसलों पे क्वेश्चन मार्क लगना ये मेरे ख्याल बागा साहब एक बड़ी किस जानिब हम जा रहे हैं कि अदालती फैसलों पे भी यकीन नहीं हमें होगा। अच्छा देखिए, असल इशू है क्या? असल इशू मेरा ख्याल है जब कोई ऐसा इशू आ जाता है अदालत में या जजेस का आपस में इंटरनली या किसी और हवाले से जिसका फैसला माजी में उस तरह का कोई प्रेसिडेंट सामने ना आए, वहाँ पे आके मसाइल खड़े हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार जरूर है कि वो आइन की इंटरप्रिटेशन कर सकता है, ये उसके पास मुकम्मल इख्तियार है। जाहिर है पाकिस्तान का कोई इदारा तो फिर है ना कि अगर आइन के अंदर किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई कन्फ्यूजन या कोई ऐसी बात होती है तो फिर उसको कौन एलेबोरेट करेगा? वो है सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ क्या हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और पिटीशनें दाखिल कर रहे हैं कि जो हमारी सीनियरिटी है वो उन जजेस की वजह से मुतासर हो रही है जो दूसरे सूबों के हाई कोर्ट से यहाँ ट्रांसफ़र होके आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी सीनियरिटी उस दिन से शुरू की जाए जिस दिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज्वाइन करें। लेकिन उन्हीं जजेस का ये कहना है कि नहीं, हम तो अपनी सीनियरिटी पिछली अदालत जहां हम थे, जिस सूबे में थे, वहां से अपने साथ लेकर आएंगे और हमारी वो सीनियरिटी उसी तरह कायम रहेगी और फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, अब मसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी हो गई मुतासर, तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। ये है इस वक्त इशू। अब देखना है अदालत क्या फैसला। ठीक है, अदालत क्या फैसला करेगी ये देखना होगा। खाका, क्या 26वीं आईनी तरमीम के आफ्टर शॉक्स हैं जो फील हो रहे हैं? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम का जो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जो अदलिया को जिस तरह तकसीम इस सेंस में किया गया है कि डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं कि
आईनी बेंच अलग है और आईनी बेंच के भी मखसूस मतलब सीनियर जजेस जो हैं, तो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनको आईनी बेंच में भी शामिल नहीं किया गया। तो उससे काफी सारी ये हुआ कि फैसलों की और सब कुछ जो है मशकूक तो सख्त लफ्ज़ क्या कहें, अदालती फैसले हैं, लेकिन बहरहाल वो उसमें एतबार और वो चीजें नहीं रही। और मसला आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात ही देख लेना, अभी अजीब व गरीब बात हुई है कि वहाँ पे जूनियर मोस्ट जज सिंध हाई कोर्ट से लाए गए इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जूनियर मोस्ट जज हैं, आखिरी लास्ट 2 जजेस में से एक है या जूनियर मोस्ट जज हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट की जो फादर जज साहब गए वो सीनियर मोस्ट है। तो वो उससे शिकायत मसले तो हैं, लेकिन अब क्या ठीक है काकानी साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप नाज़रीन प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, पैनल की राय मेरी आपने जान ली। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात हो जाने के बाद।